वो है द्रवों का वाष्प दाब। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पहले से जानते हैं, पहले से हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, क्या जानते हैं कि द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। द्रव का वाष्प दाब जो होता है, जब किसी द्रव को ठीक है, जब किसी द्रव का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, जब आप किसी द्रव का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, उसका वाष्प दाब भी बढ़ता चला जाता है ना। किसी भी द्रव का जब ताप धीरे धीरे बढ़ाते हो तो उसका क्या होता है, वाष्प दाब भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है, कहाँ आ जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है, तो इसी ताप को, वो ताप जिसपे वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब हो जाए, उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, और हर एक स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर जो वाष्प दाब प्राप्त होता है वो उस विलायक का या उस विलयन का क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है ना। अब बात आती है कि ये वाष्प दाब होता क्यों है, पहले तो ये बात समझेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि द्रवों का वाष्प दाब होता क्यों है। सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे, ठीक है ना, कि द्रवों का वाष्प दाब क्यों होता है। ठीक, तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं इधर। ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास ये जो है एक, चलिए आप डिजाइन बदल देते हैं, बहुत डिजाइन एक ही जैसी हो गई है। ठीक है, अब हम लाते हैं, ये मान लो बिस्लरी की बोतल है आपके पास, ये बढ़िया से कैप लगी हुई है, ये बिस्लरी की बोतल है। ठीक है, प्यारी सी बिस्लरी की बोतल ये। ठीक, इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे पानी भर के रखते हैं। इस बोतल में क्या रखा हुआ है, पानी, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। और पानी रख देने पे आप कैप लगा के बिस्लरी की बोतल में पानी रख दो थोड़ी देर, 3-4 घंटा, जैसे आजकल गर्मी चल रही है ना। रखने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ऊपर बोतल में कुछ वाष्प इकट्ठा हो जाती है। क्या हो जाती है, वाष्प इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे आपको कुछ वाष्प दिखना शुरू हो जाती है, बोतल के चारों तरफ डिस्प्ले में लग जाती है कि नहीं। तो जो सतह से टच हो जाती है वो फिर से द्रव में बदल जाती है। अदरवाइज ये क्या होता है, यहाँ पे जो वाष्प के कण है वो यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ के जो द्रव के पार्टिकल थे, आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में अगर बोतल रख के 2-2.5 घंटा भूल जाओ तो ऊपर व्हाइट नजर आने लगता है कि नहीं। तो वो क्या है, वो जो पानी था वो वाष्प में बदल चुका है। मतलब ताप तो एक रूम टेम्परेचर ही था उस समय, वो पानी फिर भी किस में कन्वर्ट हो गया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया। और वो कहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। यही वाष्प क्या करती है, इस पे दाब लगाती है। ये वाष्प क्या करती है, इस पे दाब लगाती है। तो इसी चीज को उस स्थिर ताप पर हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। ये चीज क्या है, ये जो वाष्प के कण वहां पे मौजूद है, वो जो दाब लगा रहे हैं शुद्ध पर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। समझ गए। तो जो द्रव था उसके जो वाष्प बनी, उसके कारण जो द्रव पे दाब लग रहा है उसी का नाम क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है ना। अगर हम ये शुद्ध रूप में मान ले तो इसको P0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मान ले कि ये शुद्ध विलायक है, ये क्या है, शुद्ध विलायक, तो ये इस समय क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और अब हम क्या करें, अगर इसका ताप बढ़ाना शुरू कर दें तब तक बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जब तक इस वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर ना आ जाए, है ना, तब तक आप बढ़ाते जाओ। तो जैसे वो टेम्परेचर, जब इसकी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो अब ये कहलाएगा उसका क्वथनांक। आप देखेंगे कि यहाँ से सारा पार्टिकल ऊपर जाना वायुमंडल में या वायु में जाना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी बोतल के अंदर आपने ये जो बिस्लरी बोतल थी आपकी प्यारी सी, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये रखा ढक्कन, सॉरी ढक्कन टूट गया, ठीक, ये ढक्कन लगा। ठीक, अब तुमने इसमें क्या किया कि मान लो गर्मी ज्यादा होने के कारण इसमें तुमने ग्लूकोन डी मिला लिया। क्या मिला दिया, ग्लूकोन डी, ग्लूकोज मिला लिया। ठीक है ना। तो अब जो वाष्प बनेगी, और फिर बोतल रखा 2-2.5 घंटे के लिए, है ना। तो अब तुम देखोगे कि केवल ये पॉइंट्स हैं जहां से वाष्प बन सकती है, और ये अवाष्पशील है। ये कैसे है, अवाष्पशील। ये जो कण आपके हैं ये कैसे हैं, अवाष्पशील है, मतलब ये वाष्प में बदलने वाले नहीं है। ठीक है ना। तो ये बन गया विलयन। ऐसी चीज को, इसको क्या कहते हैं, विलयन। ठीक है ना। कैसा विलयन, अवाष्पशील पदार्थ का विलयन। ठीक है ना। तो अब जो यहाँ वाष्प होंगे वो पहले की तुलना में तो कम हो जाएंगे। तो बताओ प्योर फॉर्म में जो था, है ना, उसका वाष्प दाब P0 था। जब विलयन बन गया तो इसका वाष्प दाब कितना हो गया, PS हो गया। तो बताओ पहले से बढ़ गया कि घट गया, घट गया ना। अब वाष्प कम हो गई तो कम दाब लगेगा, पहले ज्यादा वाष्प से ज्यादा दाब लग रहा था। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो PS है
विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध से हमेशा क्या होता है, कम होता है। शुद्ध से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए जो आपसे पूछे जाते हैं। कहेगा कि वाष्प दाब में कमी बताओ। क्या बताओ, वाष्प दाब में अंतर या कमी। ठीक है, वाष्प दाब में कमी या इसी को हम लोग अंतर भी कह सकते हैं कि अंतर कितना आया है। ठीक है, तो वाष्प दाब में जो अंतर आया है वो पी नॉट ज्यादा था पहले शुद्ध रूप में, उसमें से हमने क्या किया, विलयन वाले को घटा दिया, तो ये क्या हुआ, वाष्प दाब में अंतर आया है। ठीक है ना, ये अंतर क्यों आया है, ये अंतर इसलिए आया है कि आपने उसमें कोई एक आवासीय पदार्थ मिला दिया था, इस वजह से ये अंतर उसके अंदर आ गया है। बताओ क्लियर हुई थी बात की नहीं। अच्छा चलिए, अंतर अगर आपको समझ में आ गया, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अच्छा, इसको कमी को अवनमन भी कहते हैं। ठीक है ना, कमी शब्द को हम लोग अंतर की बजाय यहाँ अवनमन लिख देते हैं। ठीक है ना, अवनमन, अवनमन मतलब होता है कम हो जाना, है ना। अगर आपसे कहे कि जो वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ है, कितना कमी हुई है, तो मतलब आप पी नॉट माइनस पी एस बताएंगे। ठीक है ना, अगर आपसे कहे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बताओ। ठीक है, अगर आपेक्षिक अवनमन की बात करें, कुछ नहीं करना है, जो अवनमन हुआ था उसी को पी नॉट से भाग दे देना, क्या निकल आएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मेरे तक आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। इतनी बात भैया कि हमको पता चली वाष्प दाब का मामला ये है ना। वाष्प दाब कब घट जाता है, जब उसमें कोई आवासीय पदार्थ डाल देते हो, वाष्प दाब जो है शुद्ध विलायक से घट जाता है। ठीक है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। क्या क्या पॉइंट निकल के आया, तो निष्कर्ष ये निकल के आया। अगर हम यहाँ बात करें निष्कर्ष की, ठीक है ना, अगर हम कहें क्या निष्कर्ष निकल के आया, तुमने क्या सीखा इसमें, है ना, तो भैया हमने ये बात सीखी। नंबर 1 पॉइंट ये सीखा कि शुद्ध जो विलायक होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। सबसे पहला बात क्या होता है, शुद्ध जो विलायक है, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक। ठीक है ना, अधिक होता है। पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं, है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। नंबर 2, विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब ये किसके कारण होता है, विलायक के कारण होता है। किसके कारण होता है, विलायक के कारण होता है। ठीक है ना, जो विलयन का आपको वाष्प दाब प्राप्त हुआ है, भाई ये तो आवासीय है, इसका मतलब जो भी हम वाष्प ले रहे हैं वो तो विलायक की है। तो विलयन का जो भी वाष्प दाब आया वो किसके कारण आया है, विलायक के कारण आया है। उसके बाद अगली पॉइंट क्या चीज है, अगली चीज ये है कि जो वाष्प दाब है ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। वाष्प दाब के साथ क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो द्रवों का वाष्प दाब है, ठीक है, वह ताप के साथ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, द्रवों का वाष्प दाब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, और अगर बढ़ाते चले जा रहे हो ताप, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी अवस्था को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट ये भी लिख दो कि हम ये भी सीख चुके हैं। ठीक है ना, कि वह ताप जिस पर जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब वायु मंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना, बराबर हो जाता है, तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे जो है आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हो उसका वाष्प दाब बढ़ता जाता है, और वाष्प दाब बढ़ करके जब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसका मतलब वो ताप जो है क्या हो जाएगा, क्वथनांक बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया वाष्प दाब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं वाष्प दाब के बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके नियम बताए थे, इसके बारे में ज्यादा चर्चा की थी। उनका नाम है राउल्ट। क्या नाम है, राउल्ट। वाष्प दाब की सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले साइंटिस्ट राउल्ट हैं। ठीक है ना, चलो भैया राउल्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है ना, राउल्ट जो है इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पे ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला। ठीक है, 1887 में जो राउल्ट थे, राउल्ट ने 1887 में, ठीक है, कब 1887 में इन्होंने अवाष्पशील पदार्थ को लिया। किसको लिया, अवाष्पशील पदार्थ को लिया। ठीक है, और उससे विलायकों को डाल करके विलयन बनाया। ठीक है ना, और उसके बाद वाष्प दाब का अवनमन का स्टडी की। वाष्प दाब के अवनमन मतलब अभी बताया था ना, घटना। उन्नयन मतलब बढ़ना, अवनमन मतलब घटना। ठीक है ना, तो इन्होंने जो अवनमन होता है उस पर स्टडी की। ठीक है ना, राउल्ट ने 1887 में अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के वाष्प दाब के अवनमन पर प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष में क्या था, निष्कर्ष मतलब उनके नियम, उन्होंने कुछ नियम बताए। ठीक है ना, तो राउल्ट ने ये बात बताई, भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जो विलयन का वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब में जो आपेक्षिक वाष्प दाब होता है, वो जो विलय है, जो तुमने डाला है पदार्थ विलय, उसके मोल प्रभाव के समानुपाती है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम इन्होंने बताया। ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया कि जो वाष्प दाब है वो आपेक्षिक अवनमन के, जो आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, अभी हमने बताया था कि शुद्ध विलायक में से विलयन का वाष्प दाब घटा दो, है ना, और उसको फिनॉल से भाग दे दो, इसको कहते हैं आपेक्षिक अवनमन, है ना। तो आपेक्षिक जो अवनमन होता है, ये जो विलय है जो तुमने डाला है उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। ये नियम इन्होंने बना के दिया। ठीक है ना, या इसी को हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये तो विलय के पदों में लिखा, ये इन्होंने जो राउल्ट ने बताया कि जो वाष्प दाब का अवनमन होता है वो विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और मोल प्रभाव के हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, दूसरी बात इन्होंने बताया कि अगर विलयन का वाष्प दाब आप निकालना चाहते हो, किसका वाष्प दाब निकालना चाहते हो, विलयन का वाष्प दाब निकालना चाहते हो, ठीक है, तो ये किसके समानुपाती होता है, इन्होंने बताया कि ये जो विलायक है उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। किसके, विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती। देखिए ये कांस्टेंट और ये बराबर प्रोपोर्शनल में बदल जाता है ना। तो ये नियम ये कहता है कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के, ठीक है ना, विलायक एन, कैपिटल एन किसके है, विलायक के मोल है, तो विलायक के मोल प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये नियम किसका है, राउल्ट का। ठीक है ना, अब बात करते हैं राउल्ट का नियम तो हमने समझ लिया, ये उन्होंने बताया। अब यहाँ पूछता है कि राउल्ट के नियम किन विलयन पे लागू होते हैं। तो भैया जो आदर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है ना, अब राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं वो एक बार आप देख लीजिएगा। भाई अभी हमने बताया ये वैद्युत, अब जो अवाष्पशील पदार्थ है उन पे लगाया जाता है। अगर पदार्थ वाष्पशील हो गया तो नहीं लगेंगे। ये पदार्थ केवल उनके साथ लगता है जो मिक्स होते हैं, रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करते हैं जब विलयन बनाते हो। तो ये पदार्थ जो विलय है वो विलायक के साथ रासायनिक रूप से क्रिया ना करे। अगर रासायनिक रूप से क्रिया करेगा तो फिर ये नियम नहीं लगने वाला है। ठीक है ना,
उस समय इसके मान जो है क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। ये पदार्थ के साथ संगुणित भी ना हो, संगुणित मतलब उसके साथ जुड़ भी ना जाए, है ना, तब भी उसके राउल्ट का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि राउल्ट का नियम हम क्यों पढ़ते हैं, इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, ठीक है ना। राउल्ट का नियम क्यों पढ़ते हैं, तो राउल्ट का नियम जो अवाष्पशील पदार्थ हैं उनके अणु भार ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं। राउल्ट का नियम कहाँ प्रयोग करेंगे, अणु भार ज्ञात करने के लिए करते हैं, कौन से पदार्थों के, जो अवाष्पशील है। पाँच दाब अभी पिछले जो चैप्टर में पढ़ के आए हैं पराशरण दाब, उससे हम लोग क्या करते थे, उससे करते थे कि जो वैद्युत घट्ट होते थे उनके अणु भार ज्ञात कर लेते थे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा पदार्थ जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता है, अगर उसका अणु भार निकालने की बात आ जाए तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, राउल्ट का नियम लगा सकते हैं। अगर वैद्युत अपघट्ट आवासीय पदार्थ डाला, विलयन बन गया, उसका तुम्हें पराशरण दाब पता, वाष्प दाब पता करना है तो भी हम कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, राउल्ट के नियम का प्रयोग करके कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। अब हमने ये एक चीज देखी कि ये द्रवों का वाष्प दाब कैसे कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि और क्या क्या परिवर्तन आ जाता है, जो हमारा थर्ड पॉइंट था, हमने लिखा था थर्ड पॉइंट, है ना। क्या लिखा था, जो द्रव होते हैं उनके जो क्वथनांक होते हैं उनमें क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है। क्या हो जाता है, उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ जाना, उन्नयन का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ जाना, ठीक है ना। तो चलो अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़ना देख लेते हैं भाई, ठीक है। अगला जो थर्ड है हमारा, थर्ड अणु संघ गुणधर्म। ये भी क्या है, अणु संघ गुणधर्म है, क्योंकि मोल पे निर्भर कर रहा था, किस पे, मोल प्रभाव पे निर्भर कर रहा था, इसलिए ये क्या था, अणु संघ गुणधर्म था, ठीक है ना। अब हम लोग अगली बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब आप समझ लीजिए, ऊपर उठना, क्या होना, ऊपर उठना। कोई चीज जब ऊपर उठती है उसको हम उन्नयन कहते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ उठना क्या होता है, उन्नयन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए इस बात को, जाहिर सी बात है भैया, क्वथनांक की बात हो रही, सबसे पहले तो क्वथनांक समझ लें क्या होता है। सभी बच्चे जानते हैं क्वथनांक क्या होता है ना। किसी भी द्रव का ताप बढ़ाते जाओ, है ना, एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, वही ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक बात ये भी पता है, हर द्रव का अपना एक वाष्प दाब होता है। दोनों बातें क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और यदि हम उसमें कुछ मिला दें, ठीक है, अगर किसी शुद्ध विलायक में हम कुछ विलय डाल दें तो वो बन जाता है विलयन, और उसके वाष्प दाब में आ जाती है कमी। अभी पढ़ा है जस्ट, कमी आ जाती है कि नहीं। और जब वाष्प दाब में आ जाती है कमी, ठीक है ना, तो उसका जो क्वथनांक होता है वो हो जाता है बढ़, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस यही बात हमें इस जगह पे समझना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम ये सबसे पहले जानेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ को समझिए पहले, ठीक है ना। एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं, बहुत प्यारा सा ग्राफ, ठीक है, जो आपकी बुक में बना होगा, आप लोग उसको देखिएगा। ये ऐसे करके एक ग्राफ बनाया गया है आपके सामने, ठीक है ना। इसमें दो अक्ष हैं, ठीक है। इधर हम लोग ताप दिखाएंगे, टेम्परेचर को दिखाएंगे इस अक्ष पे, ये ताप दिखाने के लिए है, ठीक है ना। और इधर हम लोग वाष्प दाब दिखाएंगे, इस साइड पे हम लोग क्या दिखाएंगे, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर दिखाएंगे, ठीक है ना। जो भी द्रव लिए हो, जो भी द्रव अवस्था वाले विलयन हैं उनके हम लोग इधर क्या दिखाएंगे, वाष्प दाब दिखाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने जो पदार्थ लिया, ए पदार्थ लिया, उसका ये वाष्प दाब का कर्व बना। ये पहले ए शुद्ध रूप, ये कैसा है, शुद्ध है, इसमें अभी हमने कुछ नहीं मिलाया, इसमें अभी हमने कुछ नहीं मिलाया। जब कुछ नहीं मिलाया तो इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, है ना। मतलब ये क्या है, विलायक है, ठीक है। ये क्या चीज है, विलायक है, ठीक है ना। अब इसका अपना किसी टेम्परेचर पे वाष्प दाब ये रहा, फिर आगे बढ़ा 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 बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ता है वाष्प दाब, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आप इसको बढ़ाते चले जाओ, आप इसको क्या करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, ठीक है ना। एक तो आप देखोगे कि एक ऐसा बिंदु मिलेगा, एक ऐसा बिंदु, इसको पहले हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। और इसको पहुंचा देंगे कहाँ तक के, T0 तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। कि एक पर्टिकुलर कोई ताप था, ठीक है, जिसपे ये उबलने लगा, ये बॉइलिंग पॉइंट है, शुद्ध विलायक का ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है, यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो ये विलायक बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, ठीक।
क्लियर है? किसका? सॉल्वेंट का होगा। सॉल्वेंट के लिए है ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को T नॉट कह देते हैं। ये वाला जो ताप आपको मिला ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है, T नॉट से लिख दिया, ठीक है ना। इसको स्टडी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने कुछ मिला दिया। अब हमने क्या किया? इसी में कुछ मिला दिया, अब हटा के इसमें कुछ डाल दिया थोड़ा सा अमाउंट, और उसके बाद फिर स्टडी की, यही काम फिर से किया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हमें कुछ ऐसे फिर से ग्राफ प्राप्त होगा, है ना। लेकिन अब जब तुम डाल दियो तो सेम टेम्परेचर पे अब वाष्प दाब घट जाएगा। अभी पता जैसे कुछ डालते हो वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो पहले से तो नीचे चलेगा हमेशा, ठीक है। तो ये क्या होता चलेगा? नीचे चलेगा। अब ताप बढ़ाओगे, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसको यहाँ पे क्रॉस करेगा, फिर ऐसे जाएगा जाएगा, यहाँ पे मान लो ऐसे आगे पहुँचेगा, इस प्रकार से पहुँचेगा कि नहीं, ठीक है। तो अब जहाँ पे अब इस जगह तक पहुँचने में, है ना, अब इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं, पहले की तुलना में। अब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले जल्दी वो हो रहा था, है ना, अब इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो कितना ताप में अंतर आ गया हम निकाल सकते हैं। T में से T नॉट अगर हम घटा दें तो तापांतर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताओ। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। फिर आपने समझ आया कि नहीं कि अगर आपसे पूछा जाए कि तापांतर कितना आया है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना अंतर आ गया है, तो डेल्टा T जो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर आ गया है वो आया T माइनस T नॉट। कितना आ गया है? T माइनस T नॉट। किसके कारण आया? ये जो अंतर आया, ये जो अंतर आया है ये इतने, देखो एक बार यहाँ से यहाँ ये भी पॉइंट इसको मिला देते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना। ये PS ये क्या है? अब विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लो इस जगह पे आ गया, है ना। तो ये क्या चीज़ है? वाष्प दाब में अंतर है। P नॉट में से PS घटा लो तो ये क्या है? वाष्प दाब का अंतर, है ना। तो इतने वाष्प दाब के अंतर से इतना टेम्परेचर में अंतर आया कि नहीं आया? समझ सकते हो कि नहीं? तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो इसको डेल्टा TB से लिख सकते हैं। T माइनस T नॉट को क्या लिखते हैं? डेल्टा TB। तो इतना वाष्प दाब का इतना टेम्परेचर का अंतर आया, है ना, इतना जो है क्वथनांक में अंतर आया। किस कारण? जो ये हमारा वाष्प दाब था P माइनस PS के कारण। बताओ आया कि नहीं आया? अगर ये ना घटा होता तो ये अंतर ना आता। इसके घटने की वजह से, इसमें परिवर्तन होने की वजह से इसमें इतना परिवर्तन आया। और हम जानते हैं राउल्ट के नियमानुसार कि जो वाष्प दाब में कमी है, राउल्ट ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि जो वाष्प दाब में कमी आती है वो सीधे मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। क्या होती है? मोल प्रभाज के समानुपाती होती है, ठीक है ना। तो हम ये बात लिख देते हैं यहाँ पे कि जो आपका P नॉट माइनस PS है ये समानुपाती होता है किसके? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज से कहाँ से पता चला आपको? राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से ये बात पता चली। इसका मतलब P नॉट माइनस PS मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट कह रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ताप में अंतर आया है डेल्टा TB ये भी समानुपाती है किसके? मोल प्रभाज के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भैया? बताओ। तो ये बात अगर आप यहाँ से कह सकते हैं तो इसका मतलब डेल्टा TB जो इसके बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन हुआ है वो मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। और मोल प्रभाज पर निर्भर करने वाला कोई भी गुण क्या होता है? अणु संख्य गुणधर्म होता है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ से ये निष्कर्ष निकालते हैं, अतः ये एक क्या है? अणु संख्य गुणधर्म है। अणु संख्य गुणधर्म है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे क्यों है तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू मोल प्रभाज, इसलिए क्या है? अणु संख्य गुणधर्म कहलाता है, ठीक है ना। अब बात यहाँ फंस जाती है कि आखिर इससे हमारा क्या फायदा है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अनुप्रयोग है वो है अणु भार ज्ञात करना। काहे के लिए करते हैं? अणु भार ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। मतलब क्वथनांक के उन्नयन से हम यहाँ साफ साफ लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्वथनांक के उन्नयन से अणु भार क्या कर सकते हैं? अणु भार की गणना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ये हमारा फायदा हुआ, हम यहाँ से भी अणु भार की गणना कर सकते हैं। अगर आप गणना करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप फार्मूला लिख दीजिएगा। अब उसके लिए ये फार्मूला होता है M इज इक्वल टू 1000, ठीक है। इसके बाद KB का मतलब होता है ये नियतांक होता है, ठीक है। और उसके बाद विलेय जो है उसका भार होता है बटे कितना बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन हुआ है वो लिखते हैं। और नीचे जो है हम लोग जो विलायक है, ठीक है, उसका अणुभार लिखते हैं। ये फार्मूला लगा के यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है